नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा संस्कृत के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से अब मैं सामान्य अध्ययन की सारी कक्षाएं संस्कृत के मंच पे ही लूँगा। और आज हम इसी बहाने एक सामान्य चर्चा के विषय का अवलोकन करेंगे। वो है म्यांमार में सैनिक शासन, म्यांमार में तानाशाही शासन। अगर हम म्यांमार में तानाशाही शासन की बात करें तो सवाल है कि लोकतंत्र और तानाशाही शासन के बीच का अगर फ़र्क आप देखेंगे तो लोकतंत्र में जहां आम जनता सर्वशक्तिशाली होती है और आम जनता ये तय करती है कि शासन सत्ता किसके हाथों में होगी और शासन सत्ता पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, वो आम जनता तय करती है। जैसे लोकतंत्र में आम जनता के अधिकार और आम जनता की स्वतंत्रताएं बहुत होती हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे कि सरकार भी आम जनता के सामने झुक रही है और किसान आंदोलन के सामने इसीलिए सरकार बातचीत का प्रस्ताव करती है। लेकिन दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक शासन है जो इस समय म्यांमार में आया हुआ है। तो गैर लोकतांत्रिक शासन का मतलब है जहां सरकार सत्ता ही आम लोगों पर हावी हो जाए और जहां आम लोगों की आज़ादी स्वतंत्रताओं का समाप्ति हो जाए, वो शासन है गैर लोकतांत्रिक। अब गैर लोकतांत्रिक शासन में जहां सरकार ही प्रभावशाली बन जाए, और गैर लोकतांत्रिक शासन में अनेक तरीके हैं, अनेक उसके प्रकार हैं। जैसे पहला एक प्रकार है कि राजा का शासन, ये भी गैर लोकतांत्रिक है। और दूसरा, म्यांमार में एक गैर लोकतांत्रिक शासन का बड़ा विशेष प्रकार है जिसका नाम है जुंटा, यानी एक ऐसा सैनिक तंत्र है जहाँ पे, यानी गैर लोकतांत्रिक शासन में कई बार तो सामान्य व्यक्ति भी राजा महाराजा हो सकता है, लेकिन म्यांमार का गैर लोकतांत्रिक शासन एक विशेष किस्म का है जहाँ पे पूरी सैनिक व्यवस्था ही उसी रूप में शासन में आ जाती है। यानी सेना के पदाधिकारी जिस क्रम में सेना की वरीयता में होते हैं उसी क्रम में वो शासन में आ जाते हैं। तो वहाँ एक विशेष किस्म का सैन्य शासन तानाशाही चलता है जिसका नाम है जुंटा। जैसे पाकिस्तान में भी सैन्य शासन रहा है, लेकिन वहाँ पे सैन्य शासन के साथ आम नागरिकों या सिविलियन को भी शासन में महत्व दिया जाता था। लेकिन म्यांमार का ये जुंटा शासन है जहाँ सेना के पदाधिकारी ही शासन सत्ता में उसी वरीयता में काम करते हैं जैसी सैन्य व्यवस्था में है। अब सवाल ये है, अगर म्यांमार में तानाशाही आ गई तो भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अब देखेंगे म्यांमार एक ऐसा देश है जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा देश है जो कि जिससे हमारी समुद्री सीमा और भूभागीय सीमा दोनों लगती है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में प्रवेश द्वार है। आज हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है और ख़ास बात है कि म्यांमार में हमारे बड़े हित हैं। यानी म्यांमार हमारा पड़ोसी है और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ोसी इसलिए कि वो साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। और आपको ये बात याद दिला दें, पूर्वोत्तर राज्य हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। भारत म्यांमार की बात की जाए कि एक और दिलचस्प है, बौद्ध धर्म का साझा संबंध है, भौगोलिक सीमाएं मिली हुई हैं। इससे भी बढ़िया एक रिलेशन ये है कि जो भारत म्यांमार की पूरी सीमा है उन पे जनजातीय आबादियों का प्रभाव है। और यहाँ पे एक विशेष प्रावधान किया गया है भारत म्यांमार की सीमा पर कि ये 12 किलोमीटर के, यानी 12 किलोमीटर भारत का कोई व्यक्ति म्यांमार की सीमा में जा सकता है, म्यांमार का कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर तक भारत की सीमा में आ सकता है। यानी 12 किलोमीटर से 13वें किलोमीटर जाएंगे तो आपको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, लेकिन म्यांमार से 12 किलोमीटर अंदर तक भारत आने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं, और भारत से म्यांमार 12 किलोमीटर जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं। ये बड़ा विशिष्ट किस्म का संबंध है। और यहाँ क्यों? क्योंकि नागा जनजातियाँ हैं, यहाँ पे इनके वैवाहिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। और यही प्रमाण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के पहले म्यांमार तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए भारत के साथ और भारत म्यांमार के बीच में सांस्कृतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है। अब अगर अर्थ की बात करें तो म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक ऐसा समूह है जहाँ पे कि तुलनात्मक रूप में थोड़ा पिछड़ापन है, और भारत के लिए वो बड़ा महत्व का है क्योंकि भारत एक हाईवे बना रहा है साउथ ईस्ट एशिया तक। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम पूरी साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और म्यांमार से होकर हम थाईलैंड पहुंचना चाहते हैं। उसके साथ म्यांमार से होके ही हम थाईलैंड के अलावा पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, ये कालादान इसलिए है कि नदी का नाम है, ये नदी है कालादान।
मल्टी मॉडल इसलिए है कि इसमें समुद्र के रास्ते का भी प्रयोग कर रहे हैं, थल रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, जल रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जहाँ परिवहन के अनेक साधनों का प्रयोग करें वो मल्टी मॉडल। थल का भी प्रयोग करें, समुद्र का प्रयोग कर रहे हैं, नदी का प्रयोग करें, मल्टी मॉडल। और ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन। ट्रांजिट रास्ता वो होता है जब दो देशों के बीच में वस्तुओं के आवागमन के लिए मार्ग देने की सहमति बने, तो वो है ट्रांजिट रूट। जो बात ध्यान देने की है कि ट्रांजिट जो रास्ता होता है वो व्यक्तियों के आवागमन के लिए प्रयोग नहीं होता, यानी व्यापारिक मार्ग है। तो भारत और म्यांमार के बीच में ये कालाधार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी लगभग इसके पूरे होने की संभावना है। और ये भारत में यानी कोलकाता से मिजोरम को जोड़ने के लिए म्यांमार से होकर के वैकल्पिक रास्ता होगा। इसलिए दिखता है कि म्यांमार के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी अच्छी होगी, और पूर्वोत्तर राज्यों का विकास इस समय भारतीय सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। यानी इसलिए कहा भी जाता है कि एक्ट ईस्ट के पहले हमें लुक नॉर्थ ईस्ट देखना पड़ेगा। तो वर्तमान सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बड़ा ध्यान दिया है और इस परियोजना को सही समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और अंत में, चूँकि पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की तमाम गंभीर समस्याएं होती हैं, इसलिए म्यांमार के द्वारा लगातार भारत की सहायता की जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जाके म्यांमार में शरण लेते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे राखीना प्रांत में जो रोहिंग्या की समस्या आई, अराकान क्षेत्र में जो म्यांमार के लिए समस्या आ रही है, तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो 2.5 करोड़ की आबादी का है, तुलनात्मक रूप में आर्थिक रूप में उतना आगे नहीं है जितना कि बाकी साउथ ईस्ट एशियाई देश है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियाई देश तो आर्थिक प्रगति के पूरे केंद्र है। और आज आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में आर्थिक प्रगति की मारामारी है, क्योंकि चीन से जितना भी निवेश आगे आ रहा है वो सब वियतनाम उसको ले रहा है। और वियतनाम एक ऐसा क्षेत्र जो पहले शीत युद्ध में संघर्ष के लिए जाना जाता था, और इसलिए म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, ये तुलनात्मक रूप में साउथ ईस्ट एशिया के आसियान, जिसे संक्षेप में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी कहा जाता है, उसके सदस्य हैं। म्यांमार अगर देखा जाए तो बिमस्टेक का मेंबर भी है, और बिमस्टेक एक ऐसा मंच है जो दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया जोड़ता है। तो म्यांमार का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो बिमस्टेक का मेंबर भी है, वो आसियान का भी मेंबर है। तो भारत के लिए म्यांमार का आर्थिक महत्व है, भारत के लिए म्यांमार का सामरिक महत्व है, क्योंकि न तो म्यांमार भारत की सुरक्षा यानी इंसर्जेंट ग्रुप को काम करने की अनुमति देता है, और न भारत उन्हें परमिशन देता है, न म्यांमार ऐसा कार्य करता है। तो दोनों के हित आपस मिलते हैं। अभी बात हम जानते हैं कि विदेश नीति का पूरा संचालन राष्ट्रीय हितों के आधार पर होता है। इससे सवाल ये है, अगर म्यांमार में सत्ता का परिवर्तन हो गया, तो अगर म्यांमार में गैर लोकतांत्रिक शासन आ गया, सवाल ये है, यहाँ कोई नई बात नहीं है, पहले भी यहाँ आधा लोकतांत्रिक शासन ही चलता रहा है। म्यांमार में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी सेना का संसद में विशेष महत्व था। 1/4 सीट संसद में सेना के लिए रिजर्व थी, तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के पास थे। और ये गजब का संयोग है कि साउथ ईस्ट एशियाई देश जो आर्थिक विकास के रास्ते में है, आर्थिक विकास में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के मामले में उनका इतिहास अच्छा नहीं है। थाईलैंड में भी समय समय पर तानाशाही आती रही है, म्यांमार में भी तानाशाही है। तो सवाल ये है कि म्यांमार में हमारे हित हैं, और म्यांमार को क्या चाहिए? म्यांमार तुलनात्मक रूप में विकास करना चाहता है, आर्थिक प्रगति के रास्ते पर जाना चाहता है, उसे निवेश चाहिए। तो भारत के द्वारा वहाँ आर्थिक निवेश किया जा रहा है, भारत के द्वारा उसे आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है चाइना। अब आप देखेंगे म्यांमार, यानी म्यांमार में चीन का कितना बड़ा प्रभाव है, और सही मैंने देखा जाए तो चीन का तो पूरी दुनिया में प्रभाव है। इसलिए म्यांमार में सैनिक शासन है, म्यांमार में कैसा शासन है, वो इस बात से भी तय होता है कि म्यांमार का हमारे लिए और किसके साथ संबंध है। तो सबसे बड़ा इस समय प्रभाव पैदा करने वाला म्यांमार का देश चाइना है, जहाँ की बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है। आप खुद देखेंगे कि चाइना रेलवे लाइन बिछा रहा है, गैस पाइपलाइन दोनों के बीच में, म्यांमार और चाइना के बीच में बनी हुई है, और दोनों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $18 बिलियन है। तो ये चाइना का बड़ा प्रभाव दिखता है, और हमें जहाँ भारत कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आप देखेंगे हमारी जो निजी कंपनियाँ हैं उतनी प्रतिस्पर्धी नहीं जितनी चीन की। तो अगर हम दुनिया में व्यापार करना चाहते हैं तो हर जगह प्रतिस्पर्धा चीन से आती है, तो वहाँ हम पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात देखेंगे, भारत की
अपने भारत के अपने इंटरेस्ट हैं म्यांमार में, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार कंपैरिजन करिए, चीन की तुलना में हमारा $1.6 बिलियन का है। यद्यपि हम अनुदान दे रहे हैं $2 मिलियन का, यानी जैसे सॉफ्ट लोन कहिए, जैसे आप लाइन ऑफ क्रेडिट की बात कर सकते हैं, जबकि चीन का अनुदान तो उस तुलना में बहुत ज़्यादा है। और रिफाइनरी की बात की जाए और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, हाईवे, इस मामले में हमारा भी म्यांमार में निवेश है, लेकिन वो चीन की तुलना में आप कहीं नहीं ठहरता, ये भी बात सच है। अब सवाल ये है कि हमें इस घटनाक्रम में क्या करना चाहिए, या म्यांमार में जब ये शासन परिवर्तन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और इस मामले में अलग अलग राज्यों की क्या अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। सही मायने में देखा जाए तो म्यांमार में सैन्य शासन आया, और सैन्य शासन आने के वहाँ तमाम कारण है, ऐतिहासिक भी, समाज का पिछड़ापन होना भी, और कहीं न कहीं उसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी है कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों में लोग कहते हैं कि भाई हमें विकास चाहिए। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान कहा करते थे कि विकास के रास्ते पर हमें जाना है, हमारी आर्थिक प्रगति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र हो न हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यद्यपि आंग सान सू की लोकतंत्र के लिए संघर्ष की प्रतीक बन गई हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और उनका तो भारत के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। आंग सान सू की तो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से पढ़ी हुई स्टूडेंट है, यानी उनका बहुत बड़ा जीवन भारत में ही बिता है। तो सवाल यह, क्या हमें आंग सान सू की को सपोर्ट करना चाहिए, या क्या हमें सैन्य शासन को मदद करना चाहिए? तो इस मामले में भारतीय विदेश नीति की परीक्षा करेंगे, लेकिन ज़रा देखें कि पूरे विश्व की प्रतिक्रिया क्या है। अब अमेरिका में नए राष्ट्रपति विडेन हुए हैं, अमेरिका में नए राष्ट्रपति विडेन हुए हैं, और ये कहा भी जाता है कि जो अमेरिकी नया शासन है वो जो अमेरिका का अब तो रिपब्लिकन ट्रम्प का शासन रहा नहीं, हमारा डेमोक्रेटिक का शासन है। और डेमोक्रेट के लिए कहा जाता है कि वो लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार के लिए बड़े प्रतिबद्धता रखते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अमेरिका तो कहीं किसी भी कीमत पर म्यांमार में गैर लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी। अब सवाल है चीन की प्रतिक्रिया क्या है। कहा तो जाता है कि चीन आर्थिक विकास के साथ शासन का मॉडल भी अपना दुनिया में लाना चाहता है। चीन का तो कहना है कि भाई हमारा जैसे जैसे आर्थिक विकास बनेगा वैसे वैसे एक दल का शासन रहना चाहिए, पूरी दुनिया में साम्यवादी शासन आ जाए। इसलिए अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, अगर आप सोच रहे हैं केवल आर्थिक प्रभाव तक सीमित रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव दुनिया में लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा जाता है कि चीन तो दुनिया में चाहेगा कि उसका शासन आए, और चीन में तो साम्यवादी तो कहते ही हैं भाई एक ही दल का शासन होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा ही बेकार है, चुनाव करना बेकार का फजीयत है। और ऐसे मामले में जब चीन खुद ही हांगकांग में ऐसे रिएक्शन झेल रहा है, तो चीन कहीं भी ऐसे मामलों में नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये पूरी चीन की ही कारस्तानी है। अब ऐसी बातों को वेरीफाई करना विवाद का विषय है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पूरा चीन का ही पूरा योजना है कि चीन चाहता है कि पड़ोसी देशों में तानाशाही सरकारें रहें, वो सरकारें रहें जो कि उनकी सारी बात को माने, क्योंकि पड़ोसी देश उनके डेट ट्रैप में आ रहे हैं, पड़ोसी देश उनके कर्ज के बोझ में डूब रहे हैं। तो कर्ज के बोझ में डूबेंगे तो स्वाभाविक रूप में चीन के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया न हो, चीन के प्रति उनका संबंध खराब न हो, इससे वो शासन होने चाहिए जो उनका समर्थन करे। हाँ, ये बात भी ध्यान देने की है कि चीन का इस मामले में बड़ा अलग रिकॉर्ड है। चीन कहता है कि भाई देखो ना, हमारा तो सीधा सा मतलब है कि हमारे हित पूरे होने चाहिए, शासन कैसा है, वहाँ पे सरकार कैसी है, इसका तो मतलब ही नहीं है। और चीन के लिए मानव अधिकार, लोकतंत्र, ये फॉरेन पॉलिसी कोई मायने है ही नहीं है। तो सवाल होता है क्या अमेरिका के लिए सारे मायने हैं क्या फॉरेन पॉलिसी के, या अमेरिका इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है कि चूँकि म्यांमार का संबंध चीन के साथ बढ़ रहा है इसलिए अमेरिका को ज़्यादा परेशानी है? क्योंकि वास्तविक तौर पर फॉरेन पॉलिसी में ये मुद्दा हमेशा होता है कि क्या शासन प्रणाली का महत्व ज़्यादा है, नैतिकता का महत्व ज़्यादा है या राष्ट्रीय हितों का। तो बार बार ये देखा जाता है कि शासन प्रणाली में राष्ट्रीय हित नैतिक मुद्दों पर भारी पड़ जाता है। तो हम राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं, इसीलिए चीन का अप्रोच इस मामले में तटस्थ किस्म का है, अमेरिका का अप्रोच और आधिकारिक अप्रोच नकारात्मक है। अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का अप्रोच क्या होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर अगर भारत के अप्रोच की बात करें तो ये आप जानते हैं विदेश नीति का सीधा सा फार्मूला है, सरकार बदलने के साथ संबंध नहीं बदलते। अतीत की बात करें तो 1988 में राजीव गांधी की सरकार जब उसने म्यांमार की सैनिक शासन के साथ संबंध बनाया था तो लोकतंत्र समर्थकों ने बहुत ये बात कही थी कि भाई
क्या अब हम म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते? क्योंकि 1988 के पहले म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन के समर्थन करने में भारत मुख्य राज्य था। लेकिन सवाल ये है कि हमें म्यांमार को प्राथमिकता देनी है कि म्यांमार में लोकतंत्र को? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए भारत का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये बात हम आपको याद दिला दें तो पहला, भारत का अप्रोच होना चाहिए कि भाई कोई भी सरकार है, हम उस सरकार के साथ संबंध रखेंगे। हमारे लिए देश का महत्व है, सरकार का नहीं। इसे कहते हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी सरकार हो, यानी भारत के लिए या किसी भी देश के लिए जो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारे लिए किसका महत्व है? म्यांमार का, म्यांमार के किसी दल का नहीं, म्यांमार किसी शासन का नहीं। इसे कहते हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट। जो भी सरकार में रहेगा उसके साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, जो भी सरकार में रहेगा उसके साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, तो इसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी कहते हैं। तो भारत इसी मार्ग पर चलेगा। और अतीत में भी हमने बताया कि 1988 में राजीव गांधी ने सैनिक सरकार के साथ संबंध बनाया था। क्योंकि हमारा क्या मानना है, और दूसरी बात अब आती है कि हमें क्या करना है कि मध्यम मार्गी पॉलिसी अपनाना है, और यही हम बात अपनाते हैं। एक तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा मिडिल पाथ। और मध्यम मार्गी क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम हमेशा कहेंगे भी कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, हम कहेंगे भाई लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, लोकतंत्र ज़्यादा बेहतर शासन है, लेकिन हम सैनिक शासन के साथ संबंध बनाने से परहेज नहीं करेंगे। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें म्यांमार की सरकार को नाराज़ नहीं करना है। क्योंकि म्यांमार की सरकार को नाराज़ करेंगे, उसके परिणाम आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक समस्या आएगी, कनेक्टिविटी की समस्या आएगी, हम लूक ईस्ट कैसे पहुँचेंगे। तो फिलहाल तो म्यांमार की सरकार हमारे साथ बड़े सहयोग कर रही है। तो म्यांमार में हमारे हित हैं, हमारे हित म्यांमार में है, म्यांमार के हित हमारे में है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों से ही संबंध बनते हैं। तो भारत मध्यम मार्ग की नीति अपनाएगा। इसका मतलब है भारत सैनिक शासन हो, उसके बावजूद म्यांमार के साथ संबंध बनाएगा, उसे संबंध बनाना चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर हम लोकतंत्र का समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भाई हम तो चाहते हैं कि दुनिया में सारे देश लोकतांत्रिक हो जाएं, लेकिन अगर लोकतांत्रिक न हो पाए तो क्या होगा? जैसे कि ठीक है कि अफ़गानिस्तान में हम तालिबान का सामान्यतः समर्थन नहीं करते, लेकिन कल के लिए अगर तालिबान ही आ जाए तो हमें एक वैकल्पिक नीति पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का ज़्यादा महत्व है, तालिबान का नहीं। तो हम एक मध्यम मार्ग अपनाएंगे, सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र का समर्थन करेंगे, व्यवहारिक रूप में सैनिक शासन के साथ भी संबंध बनाने के लिए तैयार रहेंगे। और तीसरी बात, जहाँ पे राष्ट्रीय हितों का मुद्दा आता है, तो राष्ट्रीय हितों का मुद्दा ये है, जहाँ पे राष्ट्रीय हितों की बात है, राष्ट्रीय हितों का मुद्दा ये बताता है कि म्यांमार हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सरकार कैसी हो, शासन कैसा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम म्यांमार के साथ किसी भी कीमत पर संबंध बनाएंगे, बशर्ते म्यांमार में चीन का प्रभाव न बढ़ने पाए। अब ये तो कहना बड़ा विवाद का विषय है कि चीन का प्रभाव बढ़ गया है या न बढ़ने पाए। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज है। हमारे लिए म्यांमार में सैनिक शासन से भी आने से ज़्यादा कठिन क्या है? चीन का बढ़ता प्रभाव। और चीन का वैचारिक प्रभाव बढ़ेगा, चीन का सीमा पर प्रभाव बढ़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर जगह समस्या पैदा कर सकता है, आर्थिक चुनौती पैदा कर सकता है। इसलिए अगर ये सरकार चीन के प्रति अतिरिक्त झुकाव नहीं रखती या भारत के साथ संबंध बनाए रखती है, क्योंकि म्यांमार एक छोटा देश है। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार को चाहिए वह चीन के साथ संबंध खत्म नहीं करेगा, लेकिन चीन के साथ संबंध बनाने का मतलब भारत विरोध थोड़ी पैदा करना है। उसे छोटा देश है, 2.5 करोड़ की आबादी है, दोनों देशों से सहायता लेनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि सैनिक शासन आने के बाद भी भारत म्यांमार संबंध प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है सरकारों के बदलने के साथ राष्ट्रीय हित नहीं बदलते और संबंध भी नहीं बदलते। हाँ, उनकी कुछ रूपरेखाएँ बदल सकती है, उनके कुछ माध्यम बदल सकते हैं। और यही कॉम्प्लेक्सिटी है कि अमेरिका के साथ जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दोनों लोकतांत्रिक देश, लेकिन जब हम म्यांमार के साथ अभी बात करेंगे तो ठीक है, लोकतंत्र तो चलेगा ही, लेकिन राष्ट्रीय हितों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलते रहेंगे।